हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे आपके IBO 1 के ब्लॉक 5 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी हम पहले के ब्लॉक के डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियो को नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो के बाद मैं उसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगी आप लोग के लिए, ठीक है? साथ ही आज हम डिस्कस करेंगे आपके कमिंग एग्जाम की स्ट्रैटेजी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है ये, पूरा ज़रूर देखिएगा। और मुझे लगता है कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और सेट टाइम से पहले भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा एग्ज़ाम के टाइम पे। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये स्ट्रैटेजी आप लोग को अच्छी भी लगे और आप लोग इम्प्लीमेंट भी कर पाए, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल्स हो हमारे या फिर कोई भी स्टूडेंट हो, ठीक है? तो अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। और अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहती हैं यहाँ पे मैं टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म करती रहती हूँ, ठीक है? और जितने भी सेशंस हुए हैं उन सब की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो इग्नू स्क्वाड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत होती है, ठीक है, कुछ क्वेरी रहती है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे आराम से इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। हो सकता है रिप्लाई थोड़ा लेट करूँ, हो सकता है तुरंत भी कर दूँ, लेकिन करूँगी ज़रूर, इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक है? चलिए बिना किसी देर के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यूनिट 17 की, जो कि आपकी है इंटरनेशनल ट्रेड एंड एनवायरनमेंट। अब इसके अंदर जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो है ट्रेड वर्सेस एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस डीलिंग विद एनवायरनमेंट, GATT और WTO एंड द एनवायरनमेंट एजेंडा। नेक्स्ट है हमारे मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स एंड रेगुलेटरी मेजर्स एंड इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स। और इस यूनिट से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं आपके इस टॉपिक से, WTO एंड एनवायरनमेंट एजेंडा, ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपके जो पेपर में क्वेश्चंस आए वो आए हैं यहाँ से भी, मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स, जो कि इसके अंदर आते हैं आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, बेसल कन्वेंशन है। बेसिकली इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, ठीक है? बाकी आपका जो साइट्स कन्वेंशन है, लंदन गाइडलाइंस है, ये पूछा तो नहीं गया है, लेकिन मैंने अपने वीडियो में कवर किया है, तो आप पढ़ जरूर लीजिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है? क्योंकि अगर वो दो पूछ सकते हैं तो वो नीचे के दो भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो ट्रेंड रहा है पेपर का वो यही देखा गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और बेसल कन्वेंशन ही बार बार उन्होंने पेपर में पूछा है, ठीक? साथ ही यहाँ पे मैंने जितने भी टॉपिक्स यहाँ लिखे हैं सब आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और मैंने अपनी वीडियो में सब कुछ डिस्कस किया है, ठीक है? यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स मेंशन है हर एक टॉपिक को मैंने अपने वीडियो में ज़रूर डिस्कस किया है, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप खुद से पढ़ेंगे ना बहुत ही बोरिंग हो जाएगा ये चैप्टर, क्योंकि जो कन्वेंशंस हैं वो आपको सीरियसली याद ही करनी पड़ेगी। मैं कितना भी समझा दूँ आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन जब चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो मेरे ख्याल से उसको याद करना ज़्यादा ईजी हो जाता है और आपको ईजिली याद रह भी जाता है ना? अगर कोई चीज़ आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाती है ना? तो एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा अगर आप में से किसी ने अभी तक नहीं देखा है, ठीक? चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। अब नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट 18, जो कि आपकी है इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज। टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है ट्रेड इन सर्विसेज, रोल ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, recent trends in world trade in services and prospects and Indian perspective। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन का ट्रेंड देखा गया इस पर्टिकुलर चैप्टर से वो आपके रहे हैं, कह सकते हैं हम, जैसे कमेंट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं ना आपके में, स्टेटमेंट वाले, वैसे क्वेश्चंस यहाँ पे बेसिकली पूछे गए हैं, ठीक है? गुड्स और सर्विसेज के बीच में डिफरेंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने ये यूनिट तो नहीं आपके साथ डिस्कस करी है, लेकिन हाँ जो सर्विसेज वाला सेक्शन है, गुड्स और सर्विसेज के बीच में डिफरेंस है, ये मैंने आगे IBO 2 में डिस्कस किया है, तो आप इसको वहां से कवर कर सकते हैं आराम से, ठीक है? बाकी जब ट्रेड इन सर्विसेज की बात होती है तो गैट्स का नाम आता ही आता है, राइट? जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। ये टॉपिक जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है एग्जामिनर के कुछ टॉपिक्स ना बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं फेवरेट होते हैं, जैसे ट्रिप्स हो गया, ट्रिम्स हो गया, गैट्स है, WTO है, ठीक है? तो ये सब टॉपिक्स एकदम छोड़ने वाले नहीं होते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं पूछ ही लेगा,
ठीक, चाहे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से पूछ ले आपसे, ठीक है, चाहे शॉर्ट नोट से पूछ ले, चाहे लॉन्ग में पूछ ले, तो ये सब टॉपिक्स तो एकदम पढ़ के ही जाने आपको। ठीक, और ये मैंने आपको हर बार बताया है कि इंडियन पर्सपेक्टिव से हर एक चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा कि कोई भी चीज अगर इम्प्लीमेंट करी गई, सर्विसेज को अगर इंडिया में ज्यादा प्रमोट किया गया, तो इंडिया में उसका क्या सिनेरियो रहा, इंडिया में उससे क्या चेंजेस देखे गए इसकी वजह से। ठीक है, तो इंडियन पर्सपेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहीं से ही स्टेटमेंट उठा के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि आप लोग बुक्स पढ़िए। मेरे पास आप में से कई लोगों के मैसेज आए कि मैम नीरज है हमारे पास, नीरज पढ़ने। देखो, नीरज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए, जब आप कंटेंट थोड़ा पढ़ेंगे तो वहाँ पे कितना लिख पाएंगे, है ना। जो चीज़ें आपकी बुक में लेट्स से कि 4 पेजेस में मेंशन की हुई हैं, अगर आपने उसको पूरा पढ़ा, जितना भी आप मेमोराइज कर पाए, तो आप इजीली 2 पेजेस लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप गाइड पढ़ेंगे, गाइड में वही चीज़ें ऑलरेडी 2 से कह सकते हैं 2 या 3 पेजेस या फिर 1 से 2 पेजेस में ही मेंशन की होती है, तो आप उसको पढ़ोगे तो आप खुद बताओ कितना लिख पाओगे वहाँ पे। और इसीलिए नंबर कम मिलते हैं, क्योंकि कंटेंट ही नहीं रह जाता है, क्वालिटी, है ना। और ऐसा नहीं है एग्जामिनर को कुछ समझ नहीं आता, जो पेपर बहुत टाइम से चेक कर रहा है ना, उनको इजीली समझ में आ जाता है कि आप गाइड से पढ़ के पेपर दे रहे हो और या टेक्स्ट बुक से पढ़ के पेपर दे रहे हो। ठीक है, तो नंबर कहीं ना कहीं वहाँ भी गड़बड़ा जाते हैं आपके। मेरी आपको एडवाइस यही रहेगी कि टेक्स्ट बुक से पढ़िए अपनी। ठीक है, अगर कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है किसी यूनिट का, उसको आप नीरज से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप वहां से प्रिपेयर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कहना कि पूरा यूनिट ही उससे कवर करना है, पूरा मतलब एक आईबीओ ही कवर करना है, तो मेरे ख्याल से ये कुछ अच्छा डिसीजन नहीं कहलाएगा, है ना। और अभी आपके पास टाइम भी है, तो अगर आप अभी से रिगरेसली लग जाओ, पढ़ो आराम से, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप ये सजेशन आपको काम आएगा और आपको मेरी बात जेन्युइन लगी भी होगी, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद भी एनालाइज करी। मैंने खुद बुक खरीद के नहीं पढ़ी उस टाइम पे, तो फिर मुझे यही फील हुआ। और अगर शायद मैंने पढ़ा होता उससे, तो जितने भी मेरे नंबर आ पाए वो शायद नहीं आ पाते। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। अब नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट 19, जो कि आपकी है इंटरनेशनल बिजनेस एथिक्स। अब यहाँ से जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं वो हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स, फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्विंग एथिकल डिलेमास। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एथिक्स एंड इंटरनेशनल मैनेजमेंट, एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिजनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, इस यूनिट से आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, और लॉन्ग में भी कई बार पेपर में क्वेश्चन आए हैं इस यूनिट से। ठीक, और जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, यही आपको पजल्ड अप कर देते हैं, क्योंकि अगर कोई पर्सन पूरी तरह से सिर्फ गाइड पे डिपेंडेंट रहता है, गाइड पढ़ के चाहता है ना, उसको शायद वहाँ पे वो क्लिक ही नहीं करेगा कि ये कहाँ से पूछा गया है। कई बार स्टेटमेंट ऐसे होते हैं कि आप पजल्ड अप हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि बुक पढ़िए, बुक में ही स्टेटमेंट है, आगे पीछे थोड़ा सा समझ में आएगा कि क्या लिखना है, वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर वहाँ पे आप पैनिक कर गए तो जितना बचा हुआ पेपर है ना, वो भी खराब हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन नहीं करनी, क्योंकि अब इग्नू भी अपने रूल्स चेंज करता जा रहा है डे बाय डे। आप खुद ही देख रहे हैं, रीएडमिशन वाली चीज़ों को हटा रहा है, अब एक्सटेंड नहीं करेगा। तो पूरी कोशिश करिए कि पेपर एक बार में क्लियर कर लीजिए, वो बैक वाला सिस्टम रहे ही ना, बैक देना ही ना पड़े, प्रिपरेशन इतनी अच्छी करके जाइए। ठीक है, तो अभी भी टाइम है, बुक्स आराम से अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो जाएगा और आप लोग पढ़ भी लेंगे। बस एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़िए, वो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप पढ़ सकते हैं कि कुछ बर्डन नहीं रहेगा आपके ऊपर और आप इजीली अपना सिलेबस भी कवर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और इसकी भी जो वीडियो है मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है, हमने काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस भी किया है। आपकी बुक में मेरे ख्याल से थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम थी आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है इसको, तो एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक ये यूनिट को कवर नहीं किया है। ठीक, चलते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट यूनिट की तरफ। अब है हमारा यूनिट 20, दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है इमर्जिंग डायरेक्शंस इन इंटरनेशनल बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में, इंटरनेट सर्विसेज, वर्ल्ड वाइड वेब, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज एंड ग्लोबल ट्रेड पॉइंट नेटवर्क। देखिए, इस यूनिट का वीडियो आपको मेरे चैनल पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने उसको डिस्कस नहीं किया था। उसकी वजह ये थी क्योंकि ये जो यूनिट है ना, काफ़ी इजी है। अब वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँ, इंटरनेट सर्विस के बारे में आपको पढ़ाऊँ, तो मेरे ख्याल से ये कुछ जम नहीं रहा था, क्योंकि हम सब इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा अवेयर है ना।
जो यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका EDI और GTPN। पेपर में जो आपके क्वेश्चंस आए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से भी आए, ठीक है। यहाँ पे उसके बेनिफिट्स के बारे में पूछा गया था। इंटरनेट सर्विसेज से भी आपके काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वर्ल्ड वाइड वेब पेपर में काफी बार रिपीट हुआ है, और सबसे ज्यादा जो रिपीट हुआ है वो है आपका EDI और GTPN। मतलब GTPN तो बहुत ही बार पूछ लिया है, EDI लॉन्ग में भी पूछा है, शॉर्ट में भी पूछा है, ठीक है। तो इसको कवर कर लीजिएगा, ओके। तो ये तो हो गई बात हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। अब हम जरा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए जिसके थ्रू आप इजीली अपने जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सके, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा और अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कंसिडर करके चल रही हूँ कि आपके जो पेपर है ना वो 1 दिसंबर से, क्योंकि अभी तो हम लोग कुछ पता नहीं है ना कि शेड्यूल क्या है या फिर कब से पेपर स्टार्ट होने हैं। तो लेट्स से कि 1 दिसंबर से पेपर है, उस अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन करते हैं। अगर 1 दिसंबर से नहीं होता है, आगे होता है, तो वो आपके लिए बेनिफिट ही है, ठीक है। तो अगर हम कंसिडर करें तो अक्टूबर में इस समय अब सिर्फ आपके पास 22 डेज बचे हैं, ठीक है। नवंबर आपके पास पूरा है 30 दिन, लेकिन यहाँ पे मैंने 23 इसलिए कंसिडर किया है, उसकी वजह यह है कि अगर आपका पेपर 1 दिसंबर से होता है तो 3-4-5 दिन पहले हम उसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में लग जाते हैं, है ना। तो 23 डेज यहाँ पे मैं कंसिडर करके चल रही हूँ। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बढ़ा घटा सकते हैं, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक। तो इन ऑल अगर देखा जाए मोटा मोटा तो हमारे पास 45 दिन हैं अभी, ठीक है। इस 45 दिन में हमको 6 सब्जेक्ट्स को कवर करना है, ठीक है। और ये आपके क्या रहे, 6 के 6 सब्जेक्ट्स रहे, ठीक। अगर हम 45 से 6 को डिवाइड करें तो अराउंड 7.5 डेज आता है हमारा। कितना आता है, 7.5 डेज। मतलब कि 7.5 दिन के अंदर हमको एक IPO कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये 7.5 को ना कंसिडर करते हुए एक राउंड ऑफ फिगर ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये माना है कि हमको एक IPO को 7 दिन के अंदर कवर करना है किसी भी तरीके से, ठीक। अगर हम 7 दिन लेके चलें तो 6 सब्जेक्ट है, तो 7 6 42 डेज। मतलब 42 डेज के अंदर हम अपने पूरे कोर्स को कवर कर सकते हैं, लेकिन हमने अपना टाइम क्या लिया है, 45 डेज। मतलब 3 दिन पहले हम कवर कर लेंगे। तो ऐसी ही स्ट्रैटेजी हमेशा रखनी चाहिए कि जितना भी हम स्टिपुलेटेड टाइम रखें उससे पहले ही हम चीज़ों को कवर अप कर ले। क्योंकि देखिए हर दिन एक जैसा नहीं होता है आपके पास, है ना। कुछ दिन कुछ काम आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो एक आपके पास कह सकते हैं ना ग्रेस टाइम होना चाहिए थोड़ा सा, कि चलो अगर किस दिन आप उतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाए तो उसको आप आगे कवर कर सको, ठीक है। तो अब ये IPO को हम 7 दिन में कैसे कवर करेंगे इसको भी देख लीजिए। लेट्स से कि हम IPO 1 को यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, और IPO 1 में मुझे जितना पता है आपके कितने चैप्टर्स हैं अभी हमने डिस्कस भी किए, 19 चैप्टर्स हैं आपके, है ना। और अगर मैं और भी IPO की बात करूँ तो मेरे ख्याल से 21 से ज़्यादा चैप्टर किसी में भी नहीं है, राइट। अगर मैं इन 19 चैप्टर्स को 7 डेज से डिवाइड कर दूं तो अराउंड आएगा हमारा 2.7 यूनिट्स या 2.7 चैप्टर पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ कर देते हैं हम लोग 3 यूनिट्स, ठीक। मतलब कि अगर आप रोज 3 यूनिट पढ़ेंगे तो इजिली आप अपने पूरे सिलेबस को कवर कर ले जाएंगे, है ना। अब देखिए अगर आप 3 यूनिट्स रोज पढ़ रहे हैं और आपके पास 7 डेज हैं तो हिसाब से देखेंगे तो कितना हो गया हमारा 21, है ना। 21 यूनिट्स आप कवर कर सकते हैं, लेकिन आपको कवर कितनी करनी है यहाँ पे, 19 यूनिट्स। 2 दिन आपके पास फिर भी बच गए ना। तो अब इस दिन में आप क्या कर सकते हैं, या तो आपको लग रहा है कि कोई चैप्टर ज्यादा डिफिकल्ट है तो उसको पहले से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है, जो आपके पास 2 दिन जहाँ पे बच रहे हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि आपने ठीक है पढ़ लिया है लेकिन एक रिवीजन की जरूरत है तो वो 2 दिन आप रिवीजन कर लीजिए। ऐसे आपकी यूनिट भी एकदम पक्की हो जाएगी और आप भूलेंगे भी नहीं, राइट। मुझे लगता है अगर ये स्ट्रैटेजी सब लोग फॉलो करें, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, क्योंकि अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स की भी बात करूं तो मेरे ख्याल से वो 3 चैप्टर्स रोज पढ़ सकते हैं। और अगर कोई मतलब हाउसवाइफ्स हैं तो वो भी इजिली मेरे ख्याल से कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि उनके पास भी काफ़ी ज़्यादा वर्क रहता है दिन भर का। लेकिन कोशिश करी जा सकती है कि बर्डन ना पड़े। तो 3 चैप्टर अगर आप रोज भी पढ़ेंगे तो भी मेरे ख्याल से आप इजिली इसको कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। जो यूनिट आपको डिफिकल्ट लगती है उसके लिए आप पहले से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे जिसमें 19 चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर्स हैं, उसमें आपका जो सिलेबस है वो जल्दी कवर हो जाएगा और आपके पास दिन बच जाएंगे, तो आप जो डिफिकल्ट यूनिट्स है उसको वहां पे इन्वेस्ट कर लीजिए। ऐसे कर सकते हैं, राइट।
अब जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है इसको आप एक पेपर में नोट डाउन करना और अपने स्टडी रूम में इसको पेस्ट कर देना। मैंने क्या बोला, पेस्ट कर देना। ऐसा नहीं कि कॉपी में कहीं लिख दिया, कॉपी बंद, काम खत्म, नहीं। इसको पेस्ट करना, अलमीरा पेस्ट करना, बोर्ड में पेस्ट करना, जहां मर्जी, जो आपका स्टडी रूम है जहां पढ़ते हो वहां पे इसको लगाना, ताकि सुबह दोपहर शाम रात आप इसको देखो, आपके ऊपर प्रेशर पड़े तो आप पढ़ोगे। क्योंकि देखो सीन ऐसा होता है कि जब तक हमारे ऊपर तलवार नहीं लटकती है ना, हम कोई काम नहीं करना चाहते हैं, है ना। ये चीज आप भी मानते होगे। अब खुद ही देख लीजिए, कोविड-19 की सिचुएशन रही, कितना ज्यादा बातें हुई कि पेपर नहीं होगा, ऐसा है वैसा है, तो कितने लोग पढ़े होंगे सीरियसली, शायद ही गिने चुने, अगर वो भी पढ़े हो तो, है ना। तो जब तक हमारे सर पे तलवार नहीं लटकती है हम लोग नहीं पढ़ना चाहते, ये बात सच है। तो इसीलिए कह रही हूँ इसको पेस्ट कर लीजिएगा अपने स्टडी रूम में, तो आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि नहीं, मुझे अपने टास्क को कंप्लीट करना है, जो मेरा गोल है उसे अचीव करना है, ठीक। क्योंकि देखिए, चाहे कंपनी हो चाहे कोई पर्सन हो, सबके कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं और कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आप लोग की बात करूँ, इंडिविजुअल की बात करूँ, तो आपका जो लॉन्ग टर्म गोल क्या है, ये 45 दिन है ना। और शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है आपके, ये 3 यूनिट जो आपको पर डे कंप्लीट करनी है। बहुत तो क्या करते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल्स तो बना लेते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं बनाते हैं। अब अगर लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है तो वो चीज़ों को क्विट कर देते, छोड़ देते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ लॉन्ग टर्म गोल्स बना के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होता है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब अगर यहाँ पे मैंने 45 दिन दिए हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों को 3 यूनिट कवर करने में दिक्कत हो, तो अपने हिसाब से थोड़े चेंजेस कर सकते हैं। नवंबर में मैंने आपको काफ़ी अच्छा ग्रेस टाइम दिया है, आप उसमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन शॉर्ट टर्म गोल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, है ना। और एक हफ्ते में आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपने कितना यूनिट कवर किया, आप कितना अपने गोल को अचीव कर पा रहे हो, कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत है अपनी स्ट्रैटेजी में या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इजीली चेंजेस भी ला सकते हो, इसीलिए मैंने आपको ऐसी स्ट्रैटेजी भी बताई है। क्योंकि देखिए, अगर आप ऐसे प्रिपरेशन करेंगे कि आज आपने IBO 1 की 2 यूनिट पढ़ ली, कल आपने IBO 2 की 1 यूनिट पढ़ ली, परसों आपने IBO 3 की कोई यूनिट पढ़ ली, तो ऐसे नहीं प्रिपेयर हो पाएगा और ज़्यादा सब पजल्ड अप हो जाएगा। और आप पता है, बहुत ज़्यादा अंदर से डर भी लगने लग जाएगा कि मैं कैसे पेपर दूँ या मैं कैसे पेपर दूंगी आगे, ठीक है। तो इस प्रेशर को कम करना है, क्योंकि दिमाग पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि एकदम मतलब दिमाग ही आउट हो जाए, ठीक है। इसीलिए स्टार्टिंग से थोड़ी अपनी स्ट्रैटेजीज अच्छी रखिए और इफेक्टिव रखिए, ताकि आप अपने गोल को भी अचीव कर पाएं, ठीक। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अब मैं डिस्कस कर लूँगी आपके साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सारे ही यूनिट के, ठीक है। क्योंकि कोशिश यही कर रही हूँ कि यूनिट्स मैक्सिमम कवर करवा पाऊँ, लेकिन पता नहीं वो कितना कवर हो पाएगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर करूँगी कि सारे यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको ज़रूर दे दूँ, ताकि आप लोग ईजिली अपना 1 हफ्ते के अंदर उसको प्रिपेयर कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है आपने उसको इम्प्लीमेंट किया या नहीं, और कितनी ज़्यादा आपको हेल्प कर रही है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो उससे जो और लोग हैं उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और वो लोग भी ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।